सोने की खदान शहरों में है क्या? जंगल में है। हीरा मोती की खदानें जंगलों में है। सोने चांदी की खदानें जंगलों में। एल्यूमिनियम की लोहे की खदानें जंगलों में है। कोयला की खदानें जंगलों में है। जितने बहुमूल्य खनिज है वो सब जंगलों में है अधिकतर, और वह आदिवासियों का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा बहुमूल्य खनिज आदिवासियों की धरती पर है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने समझा इस चीज को कि जो बदमाश लोग हैं अंग्रेजों के जाने के बाद ये ऊंचे बदमाश लोग ये बदमाशी करेंगे, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसको कानून में लिख दिया। भारतीय संविधान अनुसूची 5 और 6 में लिखा है आदिवासियों के बारे में। तो उसमें लिखा है कि जिस जंगल में जहाँ जो खनिज है, जो खदान है, वो आदिवासियों के क्षेत्र में है, तो उसको सरकार आदिवासियों की मर्जी के बगैर नहीं निकाल सकती। ये कानून बना दिया। कैसे निकालेंगे उसको? कि उसकी जिला और राज्य परिषदें बनाई गई हैं। आदिवासियों की जिला परिषदें, जैसे जिला की एक कमेटी बनाई, सरकारी कमेटी, जिसमें आदिवासियों की कमेटी है। अगर उस जिला में, जैसे मान लीजिए धार जादूगढ़ जिला है आदिवासियों के, अगर वह कोई बहुमूल्य खनिज है तो बाकी आदिवासी परिषद से परमिशन लेना पड़ेगी गवर्नमेंट को, तब वहां से खनिज निकाला जाएगा। तो जब परमिशन लेंगे तो उसका हिस्सा भी उनको देना पड़ेगा। फिर भी इन्होंने चालाकी से आदिवासियों को कुछ नहीं देने, बदमाशी से इन्होंने सरकार के लोगों ने अपने प्राइवेट लोगों को ठेके दे दिए और उस खनिजों को निकाल करके बेच रहे हैं। कितना बेचा इन्होंने प्राइवेट लोगों को, आदिवासियों को बेचारों को कुछ नहीं पता। जबकि बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि बगैर उसमें से एक कंकड़ भी नहीं निकाल सकते। तो ये कैसे निकाल रहे हैं? तो सुनिए, बाबा साहब ने आगे उसमें लिखा कि हमारे लोगों की हालत कैसे सुधरेगी। तो उसमें 3 चीजें हैं। ने अपनी बात रखी, अंग्रेजों के सामने बात रखी। क्या रखी? 20 नवंबर 1930 गोलमेज सम्मेलन, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 16 पर लिखा है। क्या लिखा है बाबा साहब ने? बाबा साहब ने खड़े होकर कहा अंग्रेजों के उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री से, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, मैं अपने देश की, अपने वर्गों की स्थिति को आपके सामने रखना चाहता हूं। जो हमारी स्थिति आज से पहले थी, जैसी दुर्दशापूर्ण स्थिति परिस्थिति हमारी पहले थी, वही स्थिति आपके शासन में है। तो इसलिए आज हमारी जो हालत है, मैं आपसे 4 सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब ने 4 सवाल पूछे अंग्रेजों से। क्या क्या पूछा? कि अंग्रेजों की सरकार से पहले, जितना पूछ रहे थे इंग्लैंड में, अंग्रेजों से पूछ रहे थे कि तुम्हारी सरकार से पहले भारत में हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्या आपने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है? नहीं। अंग्रेजों की सरकार से पहले देश के अंदर हम लोगों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या आपने हमें सेना में भर्ती करने का अधिकार दिया है? नहीं। अंग्रेजों की सरकार से पहले हमें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या आपने भर्ती करने का अधिकार दिया? नहीं। अंग्रेजों की शासन से पहले हमें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, क्या आपने हमें अधिकार दिया है? नहीं। चारों सवालों के उत्तर नहीं न मिले। तो बाबा साहब क्या बोले? जब हमारा विकास नहीं हुआ, हमें कोई अधिकार नहीं मिला, तो जैसी उनकी सरकार थी पहले, जैसे आपकी, न तो उस उनके राज्य में हमें कुछ मिला, न आपके में, तो हमारे लिए तो जैसे वो वैसे आप। तो बोले तो आप बताइए क्या चाहते हैं? अब बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिख करके दिया कि हम चाहते हैं अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हम शिक्षा का अधिकार चाहते हैं, हम वोट का अधिकार चाहते हैं। तो अधिकार मांगा तो वो अंग्रेज बोले कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, कि नहीं। तो अंग्रेजों को ये पता नहीं था कि भारत में एक वर्ग दूसरे वर्ग को जानवर की तरह रखता है, वो पढ़ने भी नहीं देता। ये उनको पता नहीं था, क्योंकि वो तो विदेशी थे, वहां ऐसा होता ही नहीं है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को छू नहीं सकता, ये भारत में होता है, अंग्रेजों को पता नहीं। तो बाबा साहब ने कहा कि हम पढ़ने का अधिकार चाहते हैं, हमें पढ़ने का अधिकार दीजिए। तो अंग्रेज बोले ठीक है, दे रहे हैं, मंजूर। तो बाबा साहब बोले ऐसे नहीं मानूंगा। तो कैसे? कि आपने लिख दिया कि दलित और पिछड़े लोग पढ़ सकते हैं, ये आपने लिख दिया, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे वर्गों के पास पैसा नहीं है। उनसे जो बेगार कराई जाती है
जो मजदूरी कराई जाती है उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिलता है, तो वो अपने बेटे को पढ़ाएगा कैसे? पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, फीस के लिए पैसा नहीं है। तो अंग्रेज बोले क्या चाहते हो? तो बाबा साहब ने कहा कि फीस फीस करके फीस नहीं देंगे हम, फ्री में पढ़ाई। अंग्रेज बोले ठीक है, मिल गई कि आपकी फीस नहीं लगेगी, फ्री में पढ़ाएंगे। और चाहिए? बाबा साहब ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, और चाहिए मुझे। क्या आप क्या चाहते हो? कि हमारे लोगों पर पैसा नहीं है, उसके कपड़े चाहिए, किताब कॉपी चाहिए, और भी कोचिंग मेरा व्यवस्था करनी है, और उसके पिता के पास पैसा नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो? कि वजीफा चाहिए हमें। क्यों? क्या पैसा ही नहीं है? ठीक है, वो भी मंजूर हो गया। दलित पिछड़ों को स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है? वजीफा मिलता है। आप हाथ उठा करके थोड़ा इशारा करेंगे, मिलता है। ये बाबा साहब ने फर्ज कराया। तो बाबा साहब बोले और चाहिए? कि अब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कि अब मैं ये चाहता हूं कि हमारे वर्गों के बच्चे जब गांव से पढ़कर शहरों में जाएंगे, क्योंकि गांव में तो छोटे स्तर की पढ़ाई है, जब वो शहरों में जाएंगे पढ़ने के लिए, उस शिक्षा के लिए शहरों में जाएगा, तो उसके पास मकान नहीं है, उसके पिता के पास मकान नहीं है, और इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को किराए के मकान में रख सके। तो अंग्रेज बोले क्या चाहते? कि हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल चाहिए, शहरों में रहने के लिए छात्रावास। क्यों? क्या पैसे नहीं? कड़क से साबुत कर दिया, सबूत दे करके कि पैसे ही नहीं है। तो फिर अंग्रेजों ने ये पास कर दिया कि दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग आदिवासियों के बच्चों के लिए शहरों में रहने के लिए छात्रावास देती है सरकार। न खाना भी देंगे, कपड़े भी देंगे, और किताबें भी देंगे, और वजीफा अलग से देंगे। ये पास कराई। फिर बाबा साहब बोले और चाहिए मुझे। कि अब क्या चाहते हो? कि अभी और जरूरत है? अभी मुझे ये सूचना मिली है कि रैली करना मेरी रात से ज्यादा जरूरी है। तो फिर मैं अपनी बात को मैं आया हूँ चंदेरी से, और वहाँ हमारे संगठन के राष्ट्रीय रुकी है। उन्होंने कहा कि मैंने कि मेरी जरूरत शिवपुरी में मैं अपने विचार रखूंगा, मैं नहीं रुक। मैं वहां से लड़कर आया और शिवपुरी की जनता को कुछ दे सकूंगी, नहीं तो हम भटकते घूमते रहेंगे। गाना, खाना और जुलूस निकालना ये मिशन और मूवमेंट के खिलाफ है। हम विचारों पर चलेंगे तो ही हम राजपाट हासिल कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तो मैं बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बजट में कभी आऊंगा तो तय कर दूंगा, मुझे 3 घंटे चाहिए, ठीक है? फिर नहीं आऊंगा सर, आप अपने विचार रखिए पूरे। मैं अब नहीं आऊंगा, आज तो बन जाऊंगा। आप अपने से करते रहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के मामले में फिर अगली चीज मांगी। क्या मांगा? कि हमें और चाहिए क्या? कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी की तरफ जाते हैं, तो उसमें उनको एक छूट चाहिए। क्या? कि ऊंचे लोगों के बच्चों की तो शिक्षा अच्छी हो गई है, क्योंकि उनके पैसे वाले बाप हैं, वो कोचिंग की व्यवस्था करते हैं, ट्यूशन पढ़वाते हैं, और उनके बच्चे समय सीमा में डिग्री कर लेते हैं। और हमारे बच्चे पैसा की कमी के कारण, गरीबी के कारण, संसाधनों की कमी के कारण वो समय सीमा में डिग्रियां नहीं कर सकते। 3 साल की डिग्री को 5 साल में कर पाते हैं। मान लो BA 3 साल की डिग्री है और 2 बार फेल हो गया तो वो 5 साल में होगी, तो 2 साल पिछड़ गया नहीं। तो बाबा साहब ने कहा अंग्रेजों से कि हमारे बच्चों को नौकरी में 5 साल की छूट मिलना चाहिए। मिल गई? अगर जनरल का बच्चा 30 साल की उम्र तक भर्ती होगा तो तुम्हारा 35 साल की उम्र तक नौकरी में भर्ती हो सकता है। ये कानून बनवाया। तो प्रोफेसर ने नहीं दिया कानून, नहीं, इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर इंग्लैंड तक खाट छानते रहे, तो आप उनकी पूजा करके रैलियां निकालते रहे। नहीं, फिर उन्होंने नौकरी में नहीं मांगा। चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, हमारी जरूरी बात है और इसका हुआ है। तो आज हम सरकार का एहसान करना चाहते हैं। इस सरकार ने क्या किया है हमारे लिए?
मैंने अंग्रेजों के समय पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सवाल किए थे हमारे विकास को लेकर, तो हमारा विकास नहीं था, ये मैंने साथ। अब 70 साल में इस देश की सरकारों ने हमारा कितना विकास किया, कितना काम किया है हमारे लिए, वो मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा। अब मैं ये जो माइक है, ये फिल्मी दुनिया का माइक है, बस ये फिल्मी स्टार वालों का है। इधर उधर घूमते हुए स्टार में गाते, मैं स्टैंड वाला माइक लाता हूँ, मेरे हाथ फ्री रहना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताना भी पड़ेंगी, तो अगली बार स्टैंड की व्यवस्था करें जब भी इच्छा हो तो अब मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, तो ये दिक्कत है मेरे लिए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा, सामाजिक स्तर और अर्थव्यवस्था, 3 चीजों पर सवाल किए। मैं 3 का इसमें से हिसाब लेता हूँ। आज के समय में इस देश की सरकार ने हमारे वर्गों को कितनी शिक्षा दी है और वो कैसी है, उस पर मैं ये रिकॉर्ड बताऊंगा आपको, जहाँ हमारी शिक्षा के बारे में मेरे पास सबूत है। देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड है। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के 8वीं कक्षा के 65% बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते। कितने? 65% बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते। 8वीं क्लास के लड़के, क्या इनकी नौकरी लग जाएगी? नहीं। आगे देखिए, हिंदी भी अटक अटक कर पढ़ पाए। ये देखिए, 8वीं का छात्र नहीं बता पाया देश का नाम। 8वीं का छात्र देश का नाम नहीं बता पाया। इधर भिंड में एक कलेक्टर ने पूछा, एक बच्चे से पूछा कि देश का नाम क्या है? क्या भिंड? प्रदेश का नाम भिंड, ये लिखा है, प्रदेश भिंड और देश का नाम भिंड। ये पूछा, ये है पढ़ाई हमारी 70 साल की आजादी में, ये है हमारी शिक्षा का स्तर। यही नहीं, ये देखिए, एक मास्टर था मुरैना का, उससे कलेक्टर ने पूछा कि 9,999 में 11 का भाग दीजिए, वो इसमें नहीं दे पाया भाग। ऐसे मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। यही नहीं, 5वीं के छात्रों का स्तर 2वीं के छात्रों के बराबर। यह है 10वीं व 12वीं की छात्राएं बोली, भोपाल है देश की राजधानी। 12वीं की लड़के लड़कियों से पूछा कि देश की राजधानी कहाँ है? आप बताइए कहाँ है? देश की राजधानी दिल्ली में है। और क्या बोल रहे बच्चे, 12वीं के बच्चे कि भोपाल। क्या ऐसे लड़कों की नौकरी लग जाएगी? नहीं। अरे इनको तो चपरासी भी नहीं बना सकता कोई, ये हालत है। अब देखिए, मुरैना में ही एक मास्टर थे ऊंचे ऊंचे वाले, वहाँ एक कलेक्टर थी महिला लेडीज, वो गई तो उन्होंने कहा, बच्चों को पूछा, कुछ पूछा तो बच्चे नहीं बता पाए, तो बोले इनको पढ़ाता कौन है? कि ये है जैन साहब। जैन साहब को खड़ा कर दिया। ये देखो, ये फोटो भी है, ये कलेक्टर खड़ी है लेडीज जी। तो कलेक्टर ने कहा उस मास्टर से कि आप बोर्ड पर पूछताछ लिखिए। क्या लिखिए? पूछताछ। तो उसमें लिखा है कि पूछताछ लिखा गलत, टीचर को किया सस्पेंड। ये है मास्टर तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने वाले। ये शिक्षक का स्तर, शिक्षक नहीं पढ़ पाए शुद्ध हिंदी, ये शिक्षा मंत्री शाह ने पकड़ा सब। एक शिक्षा मंत्री स्कूल में गया और उसने मास्टर से कहा हिंदी पढ़िए, तो जिन कहा शिक्षक नहीं पढ़ सके शुद्ध हिंदी, शिक्षा मंत्री शाह ने पकड़ा सर, ऐसे सर पकड़ के रह गया, हो गया। यह है हमारी शिक्षा। तो इस तरह से पूरी तरह से शिक्षा के मामले में चौपट कर दिया। अब शिक्षा में भाषा ने कहा इनको शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, 70 साल की आजादी में बढ़ गया, ये चौपट कर दिया हमारा मामला। ये शिक्षा वैसा ही नहीं रोकी गई है, इसका प्लानिंग है, कानून बनाया शिक्षा रोकने का भी। मैं बताता हूँ क्या है। ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून से नहीं चलाते, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से नहीं चलाते। हमारे लोगों की शिक्षा को खत्म करने का कानून मनुस्मृति में लिखा है। क्या लिखा है? और वो जो देश चलाते हैं वो मनुस्मृति उन्हीं की है, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो मनुस्मृति में लिखा है, वो संस्कृत में लिखी है। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक नंबर 80 पर लिखा है। क्या लिखा है मनु में? कि इन वर्गों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। मैं श्लोक सुना देता हूँ। उसमें लिखा है कि न सूत्र न धानो उचिष्टम न हविष्कृतम न चास्य उपदिष्ट धर्म न वृतमात् से। यह लिखा है, इसका अर्थ है
न शूद्रों को विद्या देना चाहिए, न शूद्राय मति, मति माने बुद्धि, न शूद्रों को विद्या देना चाहिए और न ही इनको अच्छा अन्न देना चाहिए और न ही इनको धर्म का उपदेश दिया जाए। ये पशुओं की तरह रहना चाहिए। तो ये कानून है मनु का, इसके आधार पर आपकी शिक्षा को चौपट कर दिया है। तो वैसा ही नहीं है, तो उसी कानून को। और मैं यह भी बताऊंगा कि मनुस्मृति को लागू करने की बात भी इसमें कही गई है और मैं यह भी बताऊंगा कि इन्होंने संविधान मिटाने की भी बात कही है। आगे हम बताएंगे आपको, इसमें बताएंगे अत्याचार बलात्कार। ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि महिलाएं मेरी बहनें हैं, भांजियां हैं, कहता है। और कहता है कि महिलाओं की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। महिला सशक्तिकरण एक योजना बनाई है, महिला ताकतवर है। मैं बताता हूँ कितनी ताकत है, क्या योजना है इनकी। देखिए मध्य प्रदेश सरकार की जो प्लानिंग है, इसमें पूरी महिलाओं के बारे में जो लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ से देखिए, ये लिखा है गृह मंत्री के बंगले के सामने की सिरकटी कुचली लाश मिली बच्ची की। दूसरा, कोतवाली में बलात्कार, अस्पताल के स्टोर में बलात्कार, शमशान घाट में बलात्कार, चुनाव कार्यालय में बलात्कार, पुलिस चौकी में बलात्कार, गृह मंत्री के बंगले के पास बलात्कार। देखिए ये छत्तीसगढ़ के एक और आश्रम में बलात्कार, प्रदेश में औसतन हर दिन बलात्कार के 10 मामले। देखिए रोजाना गायब हो रही है 60 महिलाएं। बलात्कार में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान ये है। दूसरी रिपोर्ट, बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। अगर भारत में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर अगर आया है तो बलात्कार में मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की करतूत है। ये देखिए ये बात है। तो यही नहीं, इसके अलावा भी आप देखिए इसमें कितने महिलाओं को घायल किया है इन लोगों ने। इसमें रिकॉर्ड है मेरे पास 18,411 महिलाएं वो बच्चियां गायब हैं। कितने? 18,411 हमारी लड़कियां और महिलाएं लापता हो गई हैं। ये वैसा ही नहीं हो गई हैं, इनके गुंडों ने हमारी बहन बेटियों को पकड़ करके कोर्टों पर बेचा है। ये रिपोर्ट है हमारे पास। यही नहीं, पूरे देश में यही हालत है। तब एक इंग्लैंड की एक कमेटी, एक अमेरिका की कमेटी में एक रिपोर्ट अभी निकली है, वो मैं बता रहा हूँ। इसमें देखो ये रिपोर्ट है, भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश, ये सर्वे हुआ है। विश्व में 211 देश हैं, जिसमें सर्वे हुआ तो सबसे खतरनाक देश भारत निकला। महिलाओं के लिए खतरनाक देश, ये लिखा है इस पर। इसमें लिखा है, ये इंग्लैंड की एक अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने सर्वे किया है कि भारत में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, उसके साथ अन्याय सबसे ज्यादा होता है। और यही नहीं, एक रिपोर्ट और है जो इंग्लैंड की एक वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुना है आपने, पूरी दुनिया का एक संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अध्यक्ष है, उनका नाम है नवी पिल्लई। नवी पिल्लई ने कहा कि बलात्कार भारत की राष्ट्रीय समस्या है। ये कहा उसने, और कहा कि अगर भारत पर हमको हमला करना पड़ा तो महिलाओं के ऊपर अन्याय के खिलाफ हम हमला कर सकते हैं भारत पर। ये लिखा है। ये रहा महिलाओं के बारे में। अब देखिए इसमें पोषण, कुपोषण होता है, जो बच्चे जो पैदा होते हैं ना ऐसे टेढ़े बेड़े, उसको कुपोषण बोलते होते। इस पर योजना बनी है कि जिन वर्गों के बच्चे कमजोर होते हैं उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, उनकी माँ को अच्छा खाना मिलना चाहिए, तो बच्चे अष्ट पुष्ट होंगे। इसमें रिपोर्ट है कुपोषण का सर्वे, तो उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में 71% दलित और आदिवासियों के बच्चे 71% कुपोषण के शिकार हैं। 71%, तो बचे कितने? 29। तो 29 क्या शेर की तरह दौड़ रहे होंगे? नहीं है, 71% कुपोषण के शिकार हैं। और मध्य प्रदेश की 70% महिलाएं एनीमिया की बीमारी से जूझ रही हैं, जिनमें खून की कमी है। अब 3 चीजों हो गए, एक तो शिक्षा में 0, कुपोषण में कमजोर और अन्य अत्याचार। अब देखिए कि अगर उनसे झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो एक तो हम अनपढ़ रह गए,
दूसरे शरीर में टेढ़े मेढ़े हैं, तो हम किसी भी तरह से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसी हालत हमारी बनाई है। अब मैं पैसे का हिसाब करना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है। सुनिए, धन के स्रोत, हमारा विकास होता है धन से। तो 70 साल पहले हमारी जो हालत थी, आज हालत हम जांच करेंगे, इसका हिसाब करेंगे कैसी हालत है। मैं पूछूंगा कि विकास होता है पैसे से, धन से होता है, तो धन कहां से आता है। धन का जो स्रोत है, जैसे पानी का स्रोत होता है नदी, तालाब, हैंडपंप, कुआं, जहाँ से पानी निकलता है, तो धन कहां से निकलता है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। और सभी साथियों से कहूंगा कि अगर बात सही हो तो हाथ उठाएंगे, ऐसे करेंगे, और गलत है तो सभी ऐसे करेंगे। मैं सभी से पूछूंगा, मंच से लेकर के मैदान तक। मैं धन के स्रोतों के बारे में पूछूंगा कि धन आता कहाँ से है। भारत के अंदर हजारों शहर हैं, शहर मार्केट है, देश के अंदर मार्केट है। इन मार्केटों में शोरूम है, दुकानें हैं, मॉल है, जहाँ से रोजाना करोड़ों का, अरबों का व्यापार होता है। उन शहरों में आपके वर्गों की कोई शोरूम, कोई मॉल, कोई दुकान है? सभी हाथ उठा के बोलिए, मैं समझूंगा कहीं लिखा हो सकता है। यही पूछूंगा, अगर जो हाथ नहीं उठा के कहेगा तो मैं ये समझूंगा इसका शोरूम हो सकता है। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, शहरों के अंदर तुम्हारी बिरादरियों की कोई दुकान, शोरूम, मॉल है क्या? नहीं है, जहाँ से अरबों खरबों का व्यापार होता है। मैं ये अर्थव्यवस्था का गणित और बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा आपके पास शहरों में, मार्केट में कब्जा नहीं है। दूसरा स्रोत, देश के अंदर जो मील फैक्ट्री है, इस देश में लाखों कारखाने और मील फैक्ट्री है, जहाँ से अरबों खरबों का धन कमाया जा सकता है। क्या इस देश के अंदर तुम्हारी वर्गों का कोई मील फैक्ट्री है? बताइए सभी। नहीं है। तीसरी चीज, इस शहरों में ये कॉलेज है, इन कॉलेजों से अरबों खरबों की कमाई होती है। क्या तुम्हारे वर्गों का कोई कॉलेज है? नहीं है। इस देश के अंदर मंदिर है, यहाँ करोड़ों की इनकम होती है। किसी मंदिर पर तुम्हारा पुजारी है? नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मी दुनिया में जो हीरो हीरोइन है, जो 10 सेकंड टीवी पर बोलता है, 10 करोड़ रुपए लेता है, क्या फिल्मी दुनिया में तुम्हारे कलाकार हैं? नहीं है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी को खोलेंगे 1000 से ज्यादा चैनल हैं। उन चैनलों में से तुम्हारा कोई चैनल है? या करोड़ों की कमाई करते हैं। अखबार छापने की प्रेस, तुम्हारी कोई प्रेस है? नहीं है। इस देश के अंदर खदान है, गिट्टी की, मिट्टी की, मुर्ग की, पत्थर की, रेता की, बालू की, बमूल, खनिजों की, रोडों के, पुलों के ठेके, इनमें से कोई ठेका है? मैं ठेके की एक चर्चा करूंगा। इस देश में नदियां बहती हैं जो कुदरती हैं, उन नदियों में रेता है, रेता निकालने के जो रास्ता है उसको घाट कहते हैं। एक घाट से कितनी रेता निकलती है एक दिन में? एक जेसीबी मशीन एक दिन में कम से कम 100 डंपर भरती है, 100, और रात में 100 तो 200। एक डंपर की कीमत 30,000 और 100 डंपर की कीमत 30 लाख, 200 डंपर की कीमत 60 लाख। एक नदी के एक घाट से एक दिन में 60 लाख की रेता निकाली जाती है। एक नदी के एक घाट से एक ही दिन में 60 लाख की रेता निकाली जाती है। कोई ठेका है? नहीं है। जमीन है, क्या आपके वर्गों पर 20-50 एकड़ जमीन है? नहीं है। राजनीति में तुम्हारे वर्गों के ऊपर अत्याचार होता है। ऐसा कोई विधायक, सांसद, मंत्री जो शेर की तरह दौड़ कर सड़कों पर निकल आए तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, वो है? नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? मैं ये सवाल पूछता हूँ, कैसे जिंदा रहेंगे? तो एक गांव में मैं बोल रहा था, एक भैया बोले हम तो मजदूरी करके पेट भर लेंगे। मैंने कहा मजदूरी का भी हिसाब कर लो, मुझे उसका भी पता है। हमारे लोग फसल काट करके पेट भरते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूर। आज वो हार्वेस्टर मशीन आ गई, क्या मजदूरों को कम मिलना है? नहीं। हमारे वर्गों के लोग जंगलों में दोनों पत्तल बना के पेट भरते थे, वो वही दोनों पत्तल आज उन्हीं के कारखानों में फाइबर और प्लास्टिक के बन रहे हैं। खत्म। जो कुम्हार बिरादरी के लोग जो कुल्लड़ बनाने का काम करते थे, वो प्लास्टिक का गिलास बनता है उनके कारखानों में। अरे वो तो कमरा भी नहीं धुलवाएंगे, वॉशिंग मशीन आ गई है। बताओ कैसे पेट भरेगा आपका? इसलिए
आपको अगर जिंदा रहना है, सम्मान का जीवन जीना है, तो मैं मानता हूँ कि हमारे आप जो बुजुर्ग बैठे हैं इनका जीवन गुजर जाएगा, लेकिन जिन बच्चों को आप छोड़ करके जाएंगे ये जिंदा कैसे रहेंगे, इनके बारे में कभी सोचा है? नहीं। तो एक सत्य कहूंगा कि हमारी जरूरी चीज क्या है जिसके लिए मैं इधर पहुंचा हूँ। हमारी जरूरत है कि जब तक ये समस्या रहेंगी हमारा विकास नहीं होगा। ये समस्या मिटेंगी कैसे, इसका उपाय क्या है? ये सरकार से मिटेंगी। तो सरकार से मिटेंगी तो सरकार हमारी होगी तभी तो मिटेंगी समस्या। तो ये सरकार 70 साल से चल रही है, ये हमारी होती तो ये समस्या ही नहीं होती। तो आज के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप ऐसी सरकारों को बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार है। आप लोग अपने संगठन पार्टी तैयार करके, हमारा संगठन है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, हम लोग ऐसे कार्यक्रम करके मध्य प्रदेश की धरती पर हमने संकल्प लिया है कि हम सत्ता तक पहुंचेंगे। हमने घर छोड़ने का संकल्प ले लिया है, हम सत्ता तक पहुंचेंगे। सिर्फ आपको इस काम में हमारी मदद करनी होगी। आप मदद करेंगे? करेंगे। जैसे हम एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से हम आपके 10 दिन मांगेंगे। ये मंच वाले लोगों के नहीं, ये तो 10 दिनों में सब तैयार हो जाएंगे, इससे तो ज्यादा चाहिए। मैं आपसे 10 दिन चाहिए। कैसे? 10 दिन। एक दिन हम कहेंगे आइए आपकी विधानसभा कहाँ है, कौन सी विधानसभा रखी है पिछोर, हम आपको समझाने के लिए विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम करेंगे पिछोर में। एक दिन पिछोर आएंगे। दूसरा सम्मेलन हम जिला स्तरीय करेंगे शिवपुरी, 2 बार हो गए, आएंगे शिवपुरी बुलाएंगे। तीसरा हम करेंगे संभाग स्तरीय फूलबाग मैदान ग्वालियर, तीसरी बार आएंगे। चौथी बार बुलाएंगे हम पूरे मध्य प्रदेश का भोपाल, चौथी बार। 5वीं बार हम बुलाएंगे आपको पूरे देश की रैली दिल्ली, 5 बार। और ये 2 बार बुलाएंगे हम, बस 2 बार बुलाएंगे समझाने के लिए। और मध्य प्रदेश में हम 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन ऐसे ही कार्यक्रम करके समाज को जगाने का काम करूंगा। सिर्फ आपको सुनने की जरूरत है। तो आज के बाद ये ताकत है, इसको रोका कैसे है? बिकने से, झुकने से। आप चुनाव में बिकेंगे नहीं तो ही आप सरकार ले सकते हैं। आप संकल्प लेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का दिन, ये जलूस निकालना और ढोल बजाने से पूरा नहीं होगा। आज संकल्प लेंगे कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर का कारवा था, जो बाबा साहब का जो उद्देश्य था, उसको पूरा करने का संकल्प हम लोग इस मंच से लेके जाएंगे। तो तैयार है? तो आज से आप अगले जब चुनाव होगा तब तक हम अभी 18 महीने 1.5 साल, हम 1 साल में 400 कार्यक्रम करूंगा। और हमारे और भी साथी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है दोनों संगठनों के अलग, तो हम चारों भाई 4-5 जो लीडर हैं अलग अलग कार्यक्रम करके मध्य प्रदेश में तूफान खड़ा कर देंगे। और भोपाल की राजधानी में इतनी बड़ी रैली करेंगे कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में खड़ी कर देंगे। अगर आप असली सुख चाहते हैं तो आप हमारे तरीके से चल जाइए। 1.5 महीने बाद अगर उनको नाक लगवा दे तो हमारा काला मुंह कर देना। कि हम आपसे वादा करते हैं, भरोसा कराते हैं कि हम लोग सत्ता तक पहुंचेंगे। हमारे अंदर काबिलियत है, हम सरकार बनाने के तरीके जानते हैं, चलाने के तरीके भी जानते हैं। सिर्फ आपका सहयोग हमें चाहिए, तो आप सहयोग देंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ काफी समय से मेरे को 2 बार बीच में टोका गया है, मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन अगली बार तो मैं तभी आऊंगा जब आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कैसे इकट्ठी होगी और उनको समझाया कैसे जाएगा इस पर जोर देंगे। न खाने पर, न गाने पर, न जुलूसों पर इससे आंदोलन नहीं बढ़ेगा। मैं अभी एक कार्यक्रम करके आया हूँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम था, वहाँ पर उन्होंने प्लानिंग बना दी, खाना भी रख दिया, बजाना भी, और क्या क्या, तो उसी में उनके रहे भाषण नहीं हो पाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 24 मिनट बोल पाए बेचारे, शाम 5 बजे भाषण शुरू हुआ उनका। पब्लिक को वापस भी जाना है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए आपको इस सत्ता की लड़ाई, हमारी लड़ाई राजपाट की है, ऐसी वैसी नहीं है। हमारी लड़ाई राजपाट की है, हमें राजपाट चाहिए। इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा कि हमारे वर्गों का दुख दर्द हमारे अलावा कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी दूर नहीं कर सकता। और जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथों में नहीं आ जाती तब तक हम भी इसे दूर नहीं कर
कर सकते तो इस समस्या को दूर तो हम तक कर पाएंगे जब राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होगी। तो आपके ऊपर कोई आग नहीं उठा सकता। अगर एक आग उठाएगा तो आग निकाल ली जाएगी उसकी, एक उंगली उठाएगा हाथ काट दिया जाएगा। तो आप सम्मान का जीवन जिएंगे, संपन्न हो जाएंगे। ऐसी आशा उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप इस कारवां में हमारा साथ देंगे। मैं पुनः से आपसे अपील करता हूं, आपसे एक सहमति चाहता हूं, हाथ उठा करके सहमति देंगे कि आप लोग इस कारवां में हमारा साथ देंगे। इसी विचार को रखते हुए पूरे भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।